नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत ने 2025 में सुधार की रफ्तार पकड़ ली है और वैश्विक आकर्षण केंद्र के रूप में उभर रहा है। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में नीति आयोग में अर्थशास्त्रियों से बातचीत की, दीर्घकालिक विकास बनाए रखने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में मिशन मोड सुधारों का आह्वान किया। गृह मंत्री और भाजपा नेता अमित शाह ने कहा, जबरन वसूली और सांप्रदायिक तुष्टीकरण की संस्कृति के कारण पश्चिम बंगाल का विकास अवरुद्ध हुआ है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल ढाका में बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री बेगम खालिदा जिया के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। रूस ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आवास पर यूक्रेनी ड्रोन हमले पर गैर राजनयिक प्रक्रिया की चेतावनी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी पक्षों से संघर्ष समाप्त करने के लिए राजनयिक प्रयास कमजोर करने वाली कार्यवाहियों से बचने का आग्रह किया। और तिरुवनंतपुरम में 5वें अंतिम T20 महिला क्रिकेट मैच में भारत ने श्रीलंका को 176 रन का लक्ष्य दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत सुधार एक्सप्रेस पर सवार हो गया है और वैश्विक आकर्षण केंद्र के रूप में उभर रहा है। एक रिपोर्ट। सोशल मीडिया पर साझा लेख में प्रधानमंत्री ने कहा कि आज पूरा विश्व भारत की ओर आशा और विश्वास से देख रहा है और अगली पीढ़ी के सुधारों से गतिमान प्रगति की सराहना कर रहा है। भारत की जनसांख्यिकी, युवा पीढ़ी और देशवासियों का अदम्य संकल्प इस सुधार एक्सप्रेस का मूल इंजन है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2025 भारत के लिए सुधारों के वर्ष के रूप में याद किया जाएगा। इस वर्ष विभिन्न सेक्टर में महत्वपूर्ण बदलाव हुए, जिनसे देश की विकास यात्रा को गति मिली। सरकार ने संस्थाओं को आधुनिक बनाया, शासन को सरल और सुगम बनाया तथा समावेशी विकास की नींव मजबूत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि श्रम कानूनों और व्यापार समझौतों से लेकर साजो सामान, ऊर्जा और बाजार सुधारों तक भारत की विकास यात्रा विश्वसनीयता, स्थायित्व और भरोसे पर निर्मित रही है। इन कदमों से 2047 तक विकसित भारत के प्रयासों को मजबूती मिलेगी। दिल्ली से अक्षित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शशांक कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में नीति आयोग में प्रमुख अर्थशास्त्रियों और विशेषज्ञों से बातचीत की। इसमें मुख्य रूप से आत्मनिर्भरता, संरचनात्मक बदलाव, विकसित भारत का एजेंडा विषय पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने 2047 की ओर भारत की विकास यात्रा के मुख्य स्तंभों का उल्लेख किया। विकसित भारत को समग्र राष्ट्र की आकांक्षा बताते हुए श्री मोदी ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य सरकार की नीतियों में परिलक्षित होता है। उन्होंने वैश्विक क्षमता निर्माण का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए मिशन मोड में सुधारों पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने दीर्घावधि विकास के लिए विभिन्न सेक्टर में मिशन मोड में सुधारों का आह्वान किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि भारत की नीतियां और बजट निर्माण की प्रक्रिया वर्ष 2047 के दृष्टिकोण पर आधारित होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि देश को वैश्विक कार्यबल और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र बनाए रखना आवश्यक है। बैठक में अर्थशास्त्रियों ने विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में उत्पादकता और प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए रणनीतिक सुझाव साझा किए। चर्चा में घरेलू बचत बढ़ाने, मजबूत अवसंरचना के विकास तथा अत्याधुनिक तकनीक को अपनाकर संरचनात्मक परिवर्तन को गति देने पर ध्यान केंद्रित किया गया। बैठक में विशेषज्ञों ने कहा कि वर्ष 2025 में विभिन्न क्षेत्रों में हुए अभूतपूर्व सुधारों और आने वाले वर्ष में उनके और सुदृढ़ होने से भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में अपनी राह पर आगे बढ़ता रहेगा। आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी तथा शंकराचार्य, अशोक के भट्टाचार्य, एनआर भानुमूर्ति, अमिता बत्रा और जन्मेजय सिन्हा सहित अर्थशास्त्री और विशेषज्ञ शामिल हुए। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने वर्ष 2025 को जीवन सुगमता और कार्य सुगमता सुनिश्चित करने के लिए लागू शासन सुधारों को समर्पित किया है। नई दिल्ली में वर्षांत संवाददाता सम्मेलन में डॉक्टर सिंह ने ये बात कही। This was a year
ये वर्ष सुशासन सुधारों को समर्पित रहा है, जिसका उद्देश्य नागरिकों के लिए जीवन को सुगम बनाना है। जब हम जीवन सुगमता की बात करते हैं तो ये भी उतना ही आवश्यक है कि सेवाएं प्रदान करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए कार्य सुगमता भी सुनिश्चित हो। इसी सोच के तहत मंत्रालयों और कार्यालयों में कार्य अनुकूल वातावरण विकसित करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। ये मूल भावना उस लक्ष्य को साकार बनाना है जिसकी नींव शुरुआत में ही रखी गई थी। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की सचिव रचना शाह ने बताया कि इस वर्ष 3 राष्ट्रीय रोजगार मेले में 1.5 लाख नियुक्ति पत्र जारी किए गए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने पश्चिम बंगाल सरकार पर सीमा पर बाड़ लगाने के लिए जमीन आवंटन के बजाय घुसपैठियों को जमीन उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देने का आरोप लगाया है। कोलकाता में आज गृह मंत्री ने कहा कि राज्य में भाजपा सरकार आने पर घुसपैठियों को बंगाल से हटा दिया जाएगा। हम मोदी जी के नेतृत्व में बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के साथ ही एक ऐसी मजबूत राष्ट्रीय ग्रिड बनाएंगे जो बंगाल से घुसपैठ को समाप्त कर दे। इंसान छोड़ दीजिए, परिंदा भी पैर नहीं मार पाए, और न केवल घुसपैठ रोकेंगे, सारे घुसपैठियों को चुन चुन कर भारत के बाहर निकालने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की बंगाल सरकार करेगी। गृह मंत्री ने दावा किया कि रिश्वत, जबरन वसूली और सामुदायिक तुष्टीकरण के कारण राज्य में विकास कार्यों में रुकावट आई है। उन्होंने राज्य के खोए हुए गौरव को वापस लाने और महान विभूतियों के सपनों को साकार करने के लिए भाजपा को एक मौका देने का आग्रह किया। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के साथ ही यहाँ की विरासत को हम पुनर्जीवित करेंगे और गरीब कल्याण, जो बंगाल का आज बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा बना है, प्राथमिकता दी जाएगी। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि संसद ने वर्तमान आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विकसित भारत जी राम जी विधेयक पारित किया है। इसके माध्यम से मनरेगा योजना की कमियों को दूर किया जाएगा। भोपाल में उन्होंने कहा कि इस मिशन में बेरोजगारी भत्ता के लिए स्पष्ट प्रावधान शामिल है और अधिनियम में आवश्यक वित्तीय व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। श्री चौहान ने कहा कि विकसित भारत जी राम जी योजना को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए इसे प्रधानमंत्री की गतिशक्ति पहल से जोड़ा गया है। विकसित भारत जी राम जी योजना को विकास से जोड़ने का काम भी हुआ। ग्राम पंचायत गांव के समन्वित विकास का प्लान तैयार करेगी और ग्राम पंचायत और ग्राम सभा जो काम तय करेगी, जो गांव के विकास के लिए आवश्यक है, वही काम इस योजना के अंतर्गत किए जा सकेंगे। ये संकल्प है प्रधानमंत्री जी का, देश का ही संकल्प है ये, और उसके लिए जरूरी विकसित गांव के बिना विकसित भारत बन नहीं सकता। रक्षा मंत्रालय ने क्लोज क्वार्टर बैटल कार्बाइन तथा भारी वजन वाले टारपीडो की खरीद के लिए 4,666 करोड़ रुपए के अनुबंध पर आज नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए। 4 लाख से अधिक क्लोज क्वार्टर बैटल कार्बाइन की खरीद के लिए भारत पोज लिमिटेड और PLR सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड के साथ 2,770 करोड़ रुपए का अनुबंध किया गया है। इस खरीद से सेना और नौसेना विश्व स्तरीय मारक क्षमता प्रणाली से लैस होगी तथा आत्मनिर्भर भारत लक्ष्य के अंतर्गत पुरानी प्रणालियों को आधुनिक स्वदेशी तकनीकों से बदला जाएगा। दूसरे अनुबंध के अंतर्गत भारी वजन वाले 48 टारपीडो के साथ कलवरी श्रेणी के पनडुब्बियों P-75 से जुड़े उपकरण की खरीद के लिए इटली की WASS सबमरीन सिस्टम्स SRL के साथ 1,896 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इन टारपीडो की खरीद से 6 कलवरी श्रेणी के पनडुब्बियों की युद्धक क्षमता बढ़ेगी। केंद्र सरकार ने भारत कनाडा सहयोगी औद्योगिक अनुसंधान और विकास कार्यक्रम के अंतर्गत गोवा स्थित एक निजी समुद्री कंपनी के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस परियोजना का उद्देश्य 20 यात्री विद्युत नौकाओं का विकास करना है। इनसे पर्यावरण अनुकूल जलमार्ग को मजबूती मिलेगी, जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम होगी और टिकाऊ पर्यटन विकास को बल मिलेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कल बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री और बांग्लादेश राष्ट्रवादी पार्टी की अध्यक्ष बेगम खालिदा जिया के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए ढाका जाएंगे। डॉक्टर जयशंकर भारत सरकार और जनता का प्रतिनिधित्व करेंगे। इस बीच बांग्लादेश ने उनके निधन पर 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। खालिदा जिया की नमाज जनाजा बुधवार दोपहर 2 बजे ढाका में जातीय संसद भवन के साउथ प्लाजा और मानिक मियां एवेन्यू पर होगी। उन्हें उनके पति और पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान के पास दफनाया जाएगा। अंतरिम सरकार ने बताया है कि अंतिम संस्कार तक पूरी प्रक्रिया पूरे राजकीय सम्मान के साथ होगी। दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के कई देशों के प्रतिनिधियों के इसमें शामिल होने की उम्मीद है। इस बीच अवामी लीग की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने खालिदा जिया के निधन पर शोक जताया है। नवल सिंह परमार, आकाशवाणी समाचार, ढाका। रूस ने कहा है कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आधिकारिक निवास पर यूक्रेन के विफल ड्रोन हमले का जवाब कूटनीति से नहीं दिया जाएगा। विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने चेतावनी दी कि जवाबी हमले के लिए लक्ष्य की पहचान कर ली गई है और सेना द्वारा कार्रवाई करने का समय भी तय हो गया है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आवास पर यूक्रेन हमले की खबरों पर गहरी चिंता व्यक्त की। श्री मोदी ने सभी पक्षों से संघर्ष समाप्त करने के लिए राजनयिक प्रयास कमजोर करने वाली कार्रवाइयों से बचने का आग्रह किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो हमले से स्तब्ध हैं। उधर यूक्रेन ने रूस के कथित हमले के दावों को खारिज कर दिया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने रोगों के समुचित उपचार की दवाओं का तेजी से पता लगाने के लिए पैथजेनी नामक नया ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर विकसित किया है। मंत्रालय ने बताया कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर संभावित दवाओं के आकलन और चयन प्रक्रिया में तेजी लाएगा, जिससे लागत कम होगी। जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने जल जीवन मिशन के अंतर्गत सेवाओं की कुशल उपलब्धता तथा सामुदायिक भागीदारी बढ़ाने के लिए वर्चुअल माध्यम से आज जल सेवा आकलन का शुभारंभ किया। जल सेवा आकलन जल जीवन मिशन पोर्टल पर ग्राम पंचायत के नेतृत्व में पेयजल सेवा के लिए डिजिटल आकलन सुविधा है। इसका उद्देश्य किसी तीसरे पक्ष द्वारा सर्वेक्षण के बजाय सामुदायिक स्तर पर गांवों द्वारा जल सेवा प्रणाली का स्वयं आकलन करना है। हर घर जल ग्राम पंचायतों के जरिए ये कार्य अगले वर्ष 26 जनवरी तक पूरा होने की आशा है। श्री पाटिल ने कहा कि जल सेवा आकलन ग्राम पंचायतों को अपनी जलापूर्ति प्रणालियों का संरक्षक बनाएगी। शिक्षा मंत्रालय ने प्रधानमंत्री की युवा लेखक मार्गदर्शन योजना पीएम युवा के तीसरे चरण के अंतर्गत आयोजित प्रतियोगिता के परिणाम घोषित कर दिए हैं। इसके अंतर्गत 22 भारतीय भाषा और अंग्रेजी में 43 पुस्तकों के प्रस्तावों का चयन किया गया है। शिक्षा मंत्रालय ने बताया कि चयनित पुस्तक प्रस्तावों को 6 महीने में पुस्तकों के रूप में विकसित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण का मसौदा अगले वर्ष 6 जनवरी को प्रकाशित होगा। इससे पहले ये आज प्रकाशित होना था। निर्वाचन आयोग ने इन तिथियों को संशोधित किया है। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी नवदीप रिनवा ने बताया है कि मतदाता सूची से जुड़े दावों और आपत्तियों के लिए तिथि अगले साल 6 जनवरी से लेकर 6 फरवरी तक कर दी गई है। उत्तर प्रदेश की मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन अगले वर्ष 6 मार्च को होगा। तिरुवनंतपुरम में 5वें अंतिम टी20 महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने श्रीलंका को 176 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक श्रीलंका ने 3 ओवर में 1 विकेट पर 18 रन बना लिए हैं। इससे पहले भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 175 रन बनाए। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने सर्वाधिक 68 रन बनाए। श्रृंखला में भारत 4-0 से आगे है। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद में भारी बर्फबारी का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने कल दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, ओडिशा और चंडीगढ़ में घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत ने 2025 में सुधार की रफ्तार पकड़ ली है और वैश्विक आकर्षण केंद्र के रूप में उभर रहा है। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में नीति आयोग में अर्थशास्त्रियों से बातचीत की। दीर्घकालिक विकास बनाए रखने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में मिशन मोड सुधारों का आह्वान किया। गृह मंत्री और भाजपा नेता अमित शाह ने कहा, जबरन वसूली और सांप्रदायिक तुष्टीकरण की संस्कृति के कारण पश्चिम बंगाल का विकास अवरुद्ध हुआ है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कल ढाका में बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री बेगम खालिदा जिया के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। रूस ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आवास पर यूक्रेनी ड्रोन हमले पर गैर राजनयिक प्रतिक्रिया की चेतावनी दी। और तिरुवनंतपुरम में 5वें अंतिम टी20 महिला क्रिकेट मैच में भारत ने श्रीलंका को 176 रन का लक्ष्य दिया है। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।